Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हम लेके आ गए हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो समझते हैं बेटे इस चैप्टर को, क्या है इस चैप्टर के अंदर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल वर्ड आपको दो तरीके से वर्ड आपने प्रिंसिपल सुना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड एक वर्ड आपने सुना होगा बच्चों प्रिंसिपल, जिसमें PAL आता है, और एक जो आज हम पढ़ रहे हैं वो होता है PRINCIPLE। तो दो प्रिंसिपल वर्ड होते हैं जो हमारी लाइफ में तो ये जो PAL वाला प्रिंसिपल होता है बच्चों, ये PAL वाला प्रिंसिपल होता है, ये होता है स्कूल वाला, ठीक है। स्कूल वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। तो स्कूल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? प्रिंसिपल। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चों रूल्स। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशंस जो हम फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल है। तो उसके अंदर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PLE वाला। कौन सा वाला है? PLE वाला। इसका मतलब हमें क्या समझने हैं? रूल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? रूल्स। किस चीज के रूल्स पढ़ने हैं? अकाउंटिंग के। किस चीज के रूल्स पढ़ने हैं बच्चों? अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि अकाउंटिंग जो आप और हम करेंगे उसके कुछ रूल्स बने हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स adopted by accountant universally. They are norms or the rules which followed in accounting transactions. तो मैंने हाईलाइट किया है, कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जिसको सभी अकाउंटेंट यूनिवर्स पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। ये जो नॉर्म्स और रूल्स हैं हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते समय फॉलो करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, और अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब हम मानेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? वो आउटकम होते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जिसे हम सालों साल से करते हुए आ रहे हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब एजम्पशंस, हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा होता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब वो एक ऐसी प्रथा है जो सालों से चली हुई आ रही है, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देयर आर 3 फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कितने फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस होते हैं? 3। कितने होते हैं बच्चों? 3। तो जो मैं बोल रहा हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम एज्यूम करेंगे वो कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और ये एजम्पशंस हैं, बात को ध्यान से समझना। हम ऐसा एज्यूम करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगे बच्चों? एज्यूम करेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो आप मुझे बताइए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे कि बिजनेस 1-2 साल में बंद हो जाए, या फिर बिजनेस लॉन्ग टर्म चले या जनरेशन टू जनरेशन चले? अभी आप चला रहे हो, फिर आपके बच्चे चलाएं, फिर उनके बच्चे चलाएं। तो आप चाहोगे ना कि हमारा जो बिजनेस है बच्चों वो क्या चले एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक।
तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो यही कहता है कि हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा जो हमारा बिजनेस है वो एग्जिस्ट करेगा लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर. द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द assumptions दैट इट इज ए कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज. जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि ये जो एंटरप्राइज है, ये जो बिजनेस है, एक लंबे पीरियड तक क्या करेगा, चलेगा, एग्जिस्ट करेगा. तो सबको समझ में आ गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, ये हमने क्या करना होता है, एज्यूम. सेकंड है बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है पहले समझिए. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड should remain consistent from one year to another. These should not be changed from year to year. क्या मतलब हुआ इसका, तो अब इसको समझते हैं बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है कि हम जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं, जो क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, वो बहुत सारे मेथड से की जाती है. वो कैसे की जाती है, बहुत सारे मेथड से की जाती है. अकाउंटिंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं. तो आपको उनमें से कोई एक मेथड चूज करना है, उसी मेथड को ईयर बाय ईयर फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि उसको चेंज करते रहेंगे. मैं समझाता हूं. जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है. क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रीशिएशन. जस्ट ठीक है, क्या कैलकुलेट करना होता है, डेप्रीशिएशन. अब डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे 11th के बुक के अकॉर्डिंग दो मेथड होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. एक कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड. और दूसरा होता है बच्चों रिटन डाउन वैल्यू मेथड. रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो देखो अकाउंटिंग करने के मुझे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, तो कितने मेथड हैं, दो. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक मेथड को चूज कर लीजिए, या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लीजिए, या फिर आप कौन सा मेथड चूज कर लीजिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड चूज कर लीजिए. और अगर आपने एक मेथड चूज कर लिया है तो फिर आप उसी मेथड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे. ऐसा नहीं कि एक साल आपने इस मेथड से रिकॉर्डिंग कर ली, नेक्स्ट ईयर आप इस मेथड से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है. समझ में आ गया. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. तो एक बार और से पढ़ते हैं. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड should remain consistent from one year to another. This should not be changed. वो क्या नहीं होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए ईयर टू ईयर. नेक्स्ट समझते हैं बच्चों क्या है. नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, तो पहले एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं. इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. मींस समझिएगा, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं एक्रूअल कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या समझा रहा हूं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट. हम जो बच्चों अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग मतलब बुक्स में, ये जो मैंने बुक्स बनाई इसमें मुझे चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है अगर आप कोई चीज सोल्ड कर रहे हो, आप कोई चीज सोल्ड, या आप कोई चीज क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो. अब कैसे सोल्ड करोगे, या तो आप उसको कैश में सोल्ड करोगे, और आप उसे कैसे भी बेच सकते हो या खरीद सकते हो, क्रेडिट में, उधार में. फिर से सुनना, जब हम कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं तो कैसे बेचेंगे या खरीदेंगे, या तो कैश में बेचेंगे या क्रेडिट में. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप चाहे कुछ भी खरीदो, चाहे कुछ भी बेचो, और वो चाहे आपने कैसे बेचा खरीदा हो, कैश में, चाहे आपने कैसे खरीदा या बेचा हो, क्रेडिट में, दोनों ही चीजों को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपने गुड्स को कैश में खरीदा है तब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में खरीदा है तब भी रिकॉर्ड करेंगे. इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट. समझ में आ गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं. चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा.
एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कैश कॉन्सेप्ट। कैश कॉन्सेप्ट कहता है जब हम कैश में ही बेच रहे हैं या कैश में ही खरीद रहे हैं तो तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कैश भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब पूरी डेफिनेशन को वापस से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। In accounting, accrual base is used for recording of transaction. It provides more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. देखो आ गया ना, किसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है? कैश बेसिस। In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is immaterial whether cash is received or not. तो क्या कह रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जो रेवेन्यू होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे आपको कैश मिला हो या नहीं मिला हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने बच्चों ये तीन पढ़े और ये तीन पॉइंट थे एजम्पशंस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, हम ये एज्यूम करेंगे कि हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे, ईयर बाय ईयर उसको चेंज नहीं करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने सामान चाहे कैश में सोल्ड किया हो चाहे क्रेडिट में, दोनों को ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें एजम्पशंस लेने होते हैं। फिर है बच्चों कुछ अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब आउटकम्स, जो मैं आपको बोल रहा था प्रथा। जैसे हम दिवाली में दिए जलाते हैं तो क्यों जला रहे हैं? किसी को रीजन नहीं पता होगा एक्चुअल में कि ऐसा हुआ था बस, लेकिन हमारे पूर्वज चला रहे थे तो वो प्रथा चली हुई आ रही है और हम उस प्रथा को क्या करते हुए चल रहे हैं? फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो अब हम अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये वही है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो फॉलो होते हुए आ रहे हैं तो उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड अ यूनिट separate and distinct from its owner, creditors and manager. In other words, the owner of the business always considered as distinct and separate from the business he owns. तो क्या कह रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर है, बिजनेस के कौन है? ओनर। और जो ये बिजनेस है ये दोनों हमेशा कैसे ट्रीट होंगे? सेपरेट। दोनों हम इन्हें कैसे ट्रीट करेंगे? सेपरेट। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर होगी बात? फिफ्थ है बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? Only those transactions and events are recorded in the accounting which are capable of being expressed in terms of money. कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको किसमें एक्सप्रेस कर सकें? मनी के टर्म्स में। किसमें एक्सप्रेस कर सकें? मनी के टर्म्स में। अकाउंट्स में ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ बच्चों वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म्स में क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके। ठीक है? आपका बिजनेस था, कोई बाबा आए, उन्होंने कहा बाबा 10 रुपए दे दो, आपने 10 रुपए दे दिए, तो आपने कितने रुपए दिए? आपको पता है 10। अब उसने आपको आशीर्वाद दिया लखपति भव, तो क्या आपको 1 लाख रुपए मिल गए? नहीं। तो जो पैसे के टर्म्स में होगी बात वही सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस अनलेस इट इफेक्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कह रहा है कोई ऐसा इवेंट हुआ जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर हम उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सिंपल समझा करो बच्चों, जिस बात को हम पैसों के टर्म्स में डिनोट कर पाएंगे सिर्फ उसी को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसको रीड करेंगे। जो भी बच्चों हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम ये बिजनेस करते हैं ना, इसका ट्रू और फेयर पिक्चर कि हमने कितना फायदा कमाया कितना नुकसान हुआ वो तो तब पता चलेगा जब हम बिजनेस स्टार्ट किया और जब हम बिजनेस को कभी फ्यूचर में बंद करेंगे, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअल क्या हुआ।
लेकिन हमें क्या करना होता है ना बच्चों, इतना लंबा टाइम हम नहीं वेस्ट कर सकते, हमें ये जानना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम ये पता करते हैं, इसीलिए हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का, जो कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कितने मंथ का होगा, 12 मंथ्स का होगा। क्यों, इस 12 मंथ के बीच पीरियड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस साल फायदा हुआ या नुकसान। अब जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो दो टाइप का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक कौन सा ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। एक कौन सा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर वो होता है जो हमारे घर में कैलेंडर रखा है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब कंप्लीट होता है, 31 दिसंबर। कब कंप्लीट होता है, 31 दिसंबर, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर बच्चों कौन सा होता है, स्कूल वाला। 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है स्कूल का, और कब कंप्लीट हो जाता है, माना जाता है 31 मार्च। तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 12 मंथ का। अब अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है तो उसमें हमें 2 ईयर होते हैं। हमें कितने ईयर लेने पड़ते हैं, 2 ईयर लेने होते हैं हमारे। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर वो जो कैलेंडर हमारे घर में लगा है, कब शुरू होता है, 1 जनवरी से, कंप्लीट कब होता है, 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च। तो अकाउंटिंग पीरियड हमें समझ में आ गया। बिजनेस का हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए 12 मंथ का पीरियड लेना होता है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब जो अकाउंट 12 मंथ का जो पीरियड होता है वो दो होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में कंप्लीट होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अब हम सारी बातें समझ जाएंगे। अब आपको कैलेंडर ईयर भी पता चल गया, फाइनेंशियल क्या फॉलो होता है वो सब मेंशन होगा। कह रहा है एज द बिजनेस इज intended to continue indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्या एज्यूम किया था कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, इनडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा। तो कह रहा है अगर आपको बिजनेस में ट्रू वैल्यू पता करनी है कि एग्जैक्ट क्या रिजल्ट रहा, ट्रू रिजल्ट, तो तभी पता चलेगा जब बिजनेस कंप्लीटली वॉन्ड अप, बंद होगा। क्या कह रहे हैं, द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो कुछ कुछ समय में ये जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। क्लियर हो गई बात। तो कह रहा है thus the entire life of the firm is divided into time interval for the measurement of the profit of the business। तो इसीलिए जो बिजनेस की टोटल लाइफ है उसको हम टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस पता लगा सकें। और वो टाइम इंटरवल कितने मंथ का होता है बच्चों, अभी बताया था 12 मंथ का। वेरी गुड, लिखा है देखिए, 12 मंथ पीरियड इज यूजुअली एडेप्टेड फॉर दिस पर्पस। कितने मंथ का पीरियड लेते हैं, 12 मंथ। अब वो 12 मंथ दो होते हैं, कैलेंडर और फाइनेंशियल। अगले पॉइंट में क्लियर किया होगा। अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, अ बिजनेस हैज कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर beginning from 1 April ending from 31 March in the next calendar year as is accounting period। तो मैंने अभी अभी बताया था फाइनेंशियल ईयर कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो एज पर इनकम टैक्स लॉ हमें कौन सा फॉलो करना पड़ता है, हमें फॉलो करना होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च को। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहना चाहता है, समझते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा क्या है इसका मतलब। कहना चाह रहा है एक कंपनी है, ठीक है, उसने कोई एसेट परचेज करी। क्या परचेज किया बच्चों, एसेट परचेज किया। लेट सपोज इनने एक बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी, कितने लाख की खरीदी, 2 लाख की।
ठीक है, एक बिल्डिंग कितने की खरीदी, 2 लाख की। अब हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना है और बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें लिखना होगा कि हमने क्या खरीदा है, बिल्डिंग। तो जब बिल्डिंग खरीदी बच्चों वो कितने रुपए की थी, 2 लाख रुपए की आज। ठीक है, जब खरीदी 2 लाख की थी। अगर मैं आज की बात करूं, आज मैंने देखा कि उस बिल्डिंग की कीमत, उस बिल्डिंग की कॉस्ट अब हो गई है 5 लाख रुपए। कितने रुपए हो गई है, 5 लाख रुपए। तो बताओ मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी प्राइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जिस प्राइस पे खरीदा था या जो प्राइस आज हो गई है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही समझाता है, जिस प्राइस पे आपने एसेट को परचेज किया है वही प्राइस आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, लिखेंगे, ना कि उसकी आज की मार्केट प्राइस को। क्लियर हो गई बात। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। According to this concept, an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price it was acquired. कह रहा है जिस प्राइस पे उसको एक्वायर किया होगा, खरीदा होगा, उसी प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है इफ द बिजनेस एंटिटी परचेज ए बिल्डिंग फॉर 2 करोड़, किसी ने कितने करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 2 करोड़, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एट दिस फिगर। बुक्स पे हम उसी फिगर पे ही इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बच्चों लेन देन। कोई चीज ले रहे हो या कोई चीज दे रहे हो, तो वो कितनी जगह अपना इफेक्ट दिखाएगी, 2 जगह। कितने जगह अपना इफेक्ट दिखाएगी, 2 जगह। एक इफेक्ट दिखाती है बच्चों वो डेबिट में, और एक इफेक्ट वो दिखाती है क्रेडिट में। डेबिट को हम शॉर्ट में DR डॉट से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, CR डॉट से। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। मान लो आपने पेन खरीदा, तो आप जब पेन खरीदोगे, ठीक है, आप जब क्या खरीदोगे, पेन, तो पैसे दोगे, तो 2 जगह इंपैक्ट पड़ा। कितनी जगह इंपैक्ट पड़ा, 2 जगह। एक कौन सी साइड पड़ता है, डेबिट, और दूसरा कौन सी साइड पड़ता है, क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। तो देखिएगा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजेक्शन है उसका इंपैक्ट कितनी जगह पड़ेगा, 2 जगह। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट को अफेक्ट करेगी, 2। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, कह रहा है अगर वन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, कह रहा है क्रेडिट होगा। दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले इसको समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है, इसके पास ऑर्डर आया, ठीक है, क्या आया, ऑर्डर आया बच्चों 1 अप्रैल को, कि किसी ने भी ऑर्डर दिया होगा कि हमें कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए 100 वॉच चाहिए, 100 क्या चाहिए, वॉच। तो कब ऑर्डर आया इस शॉप के पास, 1 अप्रैल को, ठीक है। किसने दिया, लेट सपोज इनने दिया, इनका नाम है मिस्टर ए। तो जो हमने ऑर्डर डिलीवर किया, ठीक है, मतलब सोल्ड किया, वो किया 10 अप्रैल को। कब डिलीवर किया, 10 अप्रैल को। और इस पर्सन ने जो हमें पैसे दिए, इस पर्सन ने जो हमें पैसे दिए वो मान लीजिए कब दिए, 15 अप्रैल को। तो हमें ऑर्डर कब मिला, 1 तारीख को। हमने वो सामान बेचा कब, 10 तारीख को, और मुझे पैसे कब मिले, 15 तारीख को। तो बताओ अगर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये बात लिखनी होगी कि मैंने सामान बेचा,
तो मैं कौन सी तारीख में रिकॉर्ड करूंगा? जिस दिन मुझे ऑर्डर दिया मिला उस दिन, या जिस दिन मैंने गुड्स को बेचा सोल्ड किया उस दिन, या जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे उस दिन? किस दिन मैं रिकॉर्ड करूंगा कि ये मेरी सेल हुई? तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों, जिस दिन आपने गुड्स को सोल्ड किया उसी दिन की बात आप अपनी बुक्स पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड। ना कि जिस दिन ऑर्डर मिला या ना कि जिस दिन आपको पैसे मिल रहे हैं। जिस दिन आपने गुड्स ट्रांसफर करे उसी दिन उसी बात को आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में बात को रिकॉर्ड करोगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कह रहा है रेवेन्यू मींस द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू कैसे अर्न होता है? कह रहा है बाय सेल ऑफ गुड्स। तभी मैंने आपको सेल का ही एग्जांपल दिया। और प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम or the particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title, the ownership of the goods has been transferred. कब मानोगे कि उसको रिकॉर्ड करोगे? जब आपने ओनरशिप क्या कर दी गुड्स की? ट्रांसफर। एंड परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। जब से वो लीगली लायबल हो गया कि अब उसको उसके पैसे पे करने। तो वही बात याद रखिएगा, जिस दिन गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही, उसी दिन हम उस बात को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ना कि जिस दिन ऑर्डर मिल रहा है, ना कि जिस दिन हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों 10th, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज के लिए जरूरी है? करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आपके बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कौन से कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, in determining the net profit from the business operation, all the cost which is applicable to revenue of this period should be charged against that revenue. क्या कहना चाह रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पहला क्या है? अगर आपसे कोई भी पूछेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है वो कौन से कॉन्सेप्ट की हेल्प से करेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट? आप एक इक्वेशन होती है दैट इज इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है जो भी आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब होता है बच्चों टोटल सेल्स। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। आपकी जो भी टोटल सेल्स है, सामान बेचा है, ठीक है, उसमें वो सारे एक्सपेंसेस क्या कर दीजिए? खर्चे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। खर्चे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अगर मैं आपको समझाऊं, आपने एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, जिसको कितने रुपए में बेचा? 10 रुपए में। कितने रुपए में सोल्ड किया? 10। तो टोटल सेल कितने रुपए लिखोगे बच्चों? 10। एक्सपेंसेस, अब इस बिस्किट को बनाने में आपको कुछ ना कुछ क्या भी लगे होंगे? एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए वो एक्सपेंसेस लगे आपको कितने रुपए? 7। तो बताओ कितने रुपए की इनकम हो गई आपकी? 3। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो भी आपकी रेवेन्यू है उसमें से क्या माइनस कर दीजिए? एक्सपेंसेस। तो जो भी होगा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट। वो क्या हो जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट। तो ये हम कौन से कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। फिर है बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट। क्या कहना चाह रहा है बच्चों? समझिएगा, जो भी आप लोग अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट, कल आप लोग क्या बनेंगे? अकाउंटेंट बनेंगे।
ठीक है, अकाउंटेंट बोले तो आप क्या बनोगे, सीए बनोगे, सीएस बनोगे, आप इस तरीके से क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो जो भी बातें आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें कोई भी चीटिंग या गलत तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। देखो फिर से लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट। जब आप इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कोई भी गलत रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, चाहे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं अकाउंटिंग, आप गलत अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कोई भी पर्सनल भेदभाव नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट या अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है ये पॉसिबल कब होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय verifiable document, that is voucher such as cash memo, invoice, sales bill, pay in slip, correspondent agreement। तो आप जो भी इस बुक्स ऑफ अकाउंट में कह रहा है रिकॉर्ड करोगे, एक तो उसमें चीटिंग नहीं करोगे, गलत रिकॉर्डिंग नहीं करोगे किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो कैसे पॉसिबल है कह रहा है, तो आप जो भी बात रिकॉर्ड करोगे हर एक का प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट, कैश मेमो हो, इनवॉइस हो, कोई भी बिल हो, तो वो जब देखोगे उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें क्या करोगे, रिकॉर्ड। क्लियर हो गया। तो यहां तक बच्चों हमने क्या पढ़ लिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमें 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी पढ़नी पड़ती है। क्या होती है, एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज ए कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज ईदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट। तो अभी हमने बताया भी था ये क्या है, कि हमें ये कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन तो ये 3 टाइप के होते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो इनको भी समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब है। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले लिखा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या है, this convention requires that all significant information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed। कह रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना, पब्लिक को बताना बहुत कंपलसरी है। कौन सा कन्वेंशन बोलता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं तो उसको बताना जरूरी है। ऐसे समझो आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल और प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि किसको बताना जरूरी है, स्टूडेंट को बताना जरूरी है, जो टीचर्स हैं उनको बताना जरूरी है, पेरेंट्स को बताना जरूरी है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल से ही सबसे ज्यादा काम पड़ता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने पब्लिक को बतानी क्या होती हैं, कंपलसरी होती हैं, जरूरी होती हैं। In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the user of the financial statement, such as proprietors, present, potential creditors, and investor and others। तो सेम बच्चों जैसे मैंने आपको बोला प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के लिए, वैसे ही बिजनेस में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा होता है। अगर कंपनी उनको हटा रही है, चेंज कर रही है, तो वो बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बताता है कौन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक्सेप्शन है किसका, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी बोलता है बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है उसको बताना जरूरी नहीं है। ऊपर कह रहा है जो इंपॉर्टेंट है उसको बताओ, यहाँ कह रहा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मत बताओ। अब स्कूल में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो बताना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, आपके स्कूल से एक मौसी चेंज हो रही है, क्या मौसी के चेंज होने से बिजनेस में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, तो वो हो जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे जरूर बताओगे। क्या कह रहा है, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। According to this convention, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed। जो जरूरी नहीं है किसी के लिए भी उसको बताने के, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का मतलब क्या है,
According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या कह रहे हैं, आपको जो भी लॉसेस हो रहे हैं, आपको जो भी क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, ये वाला, उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे बच्चों, रिकॉर्ड करेंगे। और जो क्या कह रहे हैं, ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन, ऐसे ही जो आपको गेन्स हो रहे हैं, फायदा हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। क्या बोल रहा है, फिर से समझिएगा, जो भी बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो भी गेन्स हैं, फायदा है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस चैप्टर को पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट। आप एक दो बार इस लेक्चर को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे अकाउंटेंट की हेल्प करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच।